कविता सुनाया। नहीं, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। मतलब इन्होंने गधे पे कविता लिखी है, वो मैं आग्रह कर रहा हूँ कि गधे की कविता सुनिए आप। नहीं, वो मैंने गधे को सुनाई है और किचन भी सुने। स्वागत, आप भी सुने। वो बहुत अच्छी रचना के लिए अली भाई ने हमें इशारा किया है। स्वागत। ये रचना तो इस तरह की है कि ये मेरी कवि जीवन के, मैं बड़ा पुराना कवि हूँ, बहुत दिनों बाद निकला हूँ घर से बाहर। सही बात ये है, मैंने घर का बहुत आराम किया है। आराम की जिंदगी थी, अपनी स्टेट बैंक में नौकरी करता हूँ। मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा बैंक स्टेट बैंक से मुझे ध्यान आया, नोटों गिनता हूँ और करता क्या लिखूंगा मैं, नोटों के बीच में रहता हूँ, इसलिए मैं मंचों में नहीं आता। मंच में ही लोग नोटों के लिए आते हैं। लेकिन मैं दिन भर, मैं सही बता रहा हूँ, नोटों में गिरा बैठा रहता हूँ। तो वहां से रचना उठाता हूँ नोटों से कि 500 के नोट पर बापू का चित्र और 1 रुपए के डाक टिकट पर गांधी जी का चित्र, अगर आपने देखा हो, न देखा हो, मैं बता दूंगा कैसा है वो। 500 के नोट पर बापू का चित्र और 1 रुपए के डाक टिकट पर गांधी जी का चित्र, इन दोनों चित्रों में एक विचित्र संबंध है कि 1 रुपए के डाक टिकट पर बापू का मुंह बंद है। इन दोनों चित्रों में एक विचित्र संबंध है कि 1 रुपए के डाक टिकट पर बापू का मुंह बंद है और 500 के नोट पर मुस्कुराता हुआ खुला है। इससे मुझे एक बिल्कुल नया संकेत मिला है कि दरअसल बापू की आत्मा देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहती है, पर डाक व्यवस्था के बारे में चुप रहना चाहती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो मैं आपको बताऊं कि पुराना कभी इस तरह का हूं कि मैं बहुत टीनेज से कब करने लगा था, अब 50 क्रॉस करके मैं आपके सामने आ पाया हूँ। बड़े कई कारण रहे उसके, तो उसमें कई अनुभव हुए हैं। अनुभव ये हुए कि जैसे मैं तो सुनाने को तैयार रहता हूँ, लेकिन सुनने को तैयार कम लोग। बुरा मत मानना, जिस तरह से आज आप व्यवहार पाए हैं, मैंने कितनी मंचों में मैं उठ हुआ हूँ और इसलिए मैं घर बैठ गया, मेरे बस की है। लेकिन तड़प रही, सुनाने की तड़प रही, तो मैंने क्या क्या किया मैं बताता हूँ आपको। कि मुझे अक्सर ऐसा चाय जरूर लो, बहुत सही मौके पे आप लाए, क्योंकि मैंने गधे को कविता सुनाई है तो आपको बताइए। गीता में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन तुम चापी अहम चापी, तुम भी चाय पियो हम भी चाय पियो, और तुम कविता सुनाओ। तो ठीक है, आप लोग उधर ध्यान दें, चाय पे ध्यान दें। बात मैं बताऊं क्या है, मंच पे चाय आना श्रोता का ध्यान बटाती है, क्योंकि वहां तो पहुंची नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारी कहाँ है? चलो छोड़ो, आप करता है छोड़िए साहब। मुझे अक्सर, मैं सुना रहा हूँ साहब, कोई कविता सुना, वो जो गधे की डिमांड हुई है, मुझे अक्सर अपनी रचनाओं के लिए श्रोताओं का टोटा पड़ जाता है, क्योंकि इस मामले में मेरा शहर मैनपुरी तो छोटा पड़ जाता है। वाकई में छोटा शहर छोटा पड़ जाता है। इस शहर की विशेषता है कि हर व्यक्ति मुझे पहचान गया है और मेरे कवि रूप को जान गया है, इसलिए मैं जहां भी जाता हूँ हर आदमी मुझसे नजरें चुराता है। उम्र में बड़ा होता है तो व्यस्त हो जाता है, और छोटा तो मुझे देखकर ही इधर उधर हो जाता है। तो इसी प्रकार एक बार मैं अपनी एक नई रचना के लिए श्रोता की तलाश में व्याकुल फिर रहा था कि मैंने देखा कि घर के पड़ोस के मैदान में एक गधा अकेला घास चल रहा था। अंदर जी आप बैठ ले, अकेला घास चरने वाला गधा। कि मैंने देखा। इसी प्रकार एक बार मैं अपनी एक रचना के लिए श्रोता की तलाश में व्याकुल फिर रहा था कि मैंने देखा कि घर के पड़ोस के मैदान में एक गधा अकेला घास चल रहा था। मैं चिल्लाया, मिल गया, और तेजी से उसकी ओर लपका। गधा मुझे आता देखकर पहले तो ठिठका, फिर अपने कान फड़फड़ाने लगा, बार बार अपना सिर झुकाने लगा।
मैं प्रसन्नता से पूरा नहीं समा रहा था कि चलो कोई तो मिला जो इस जमाने में मेरे जैसे कवि को श्रद्धा दिखा रहा था। मैंने उस गधे को ही अपनी पूरी रचना सुनाई और शायद उसकी समझ में हर पंक्ति आई, क्योंकि हर पंक्ति के बाद उसने खिचड़ी जी जैसी गर्दन हिलाई, खिचड़ी जैसी गर्दन हिलाई, अपनी गर्दन हिलाई। गधे को कविता सुनाकर और धन्यवाद देकर मैं वहां से जाने लगा। जब मैं गया था धन्यवाद देकर वहां से जाने लगा, लेकिन वह गधा मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैंने सोचा कि शायद, जैसे खिचड़ी जी को अभी पसंद आई, मैंने सोचा कि शायद इसको रचना बहुत पसंद आई है, ये कुछ और भी सुनना चाह रहा है, इसलिए मेरे पीछे आ रहा है। साइकोलॉजी जो थी, मुझे लगा कि शायद ये कुछ और भी सुनना चाह रहा है, इसलिए मेरे पीछे आ रहा है, मैंने रुककर अब की बार उसे एक साथ 3-4 रचनाएं सुनाई और जाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन वो श्रीमान उतनी तेजी से मेरे पीछे आए। गधे के कविता प्रेम को देखकर मैं दंग हो रहा था, लेकिन उसके पीछा करने से तंग हो रहा था। गधे के कविता प्रेम को देखकर मैं दंग हो रहा था, लेकिन उसके पीछा करने से थोड़ा तंग हो रहा था। बिल्कुल उल्टा मामला था और मैं तो आश्चर्य में डूबा था कि एक कवि होकर भी मैं श्रोता से हुआ था। एक कवि होकर भी मैं श्रोता से हुआ था। संयोगवश गधे का मालिक उसे ढूंढता हुआ आया और उसने सारी बात जानकर मेरा आश्चर्य मिटाने की जगह और बढ़ाया। उसने कहा, भाई साहब, बात दरअसल ये है कि मेरा एक गधा भी कविता करता है। बात दरअसल ये है कि मेरा ये गधा भी कविता करता है। झुंड का हर गधा इससे डरता है। ये बेचारा आपकी तरह अकेला अकेला मारा मारा फिरता है और आप तो इस पर इतना बड़ा झुंड आ रही है कि अपनी सुनाती और इसकी सुने बनाई है। संयोगवश गधे का मालिक उसे ढूंढता वहां आया। उसने सारी बात जानकर मेरा आश्चर्य मिटाने की जगह और बढ़ाया। उसने कहा, भाई साहब, बात दरअसल ये है कि मेरा एक गधा भी कविता करता है। झुंड का हर गधा इससे डरता है। ये बेचारा आपकी तरह अकेला अकेला मारा मारा फिरता है और आप तो इस पर इतना बड़ा झुंड खा रहे हैं कि अपनी सुनाती और इसकी सुने बनाई जा रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर मैंने मनी मन सोचा कि इसने गधा होकर भी मेरी लंबी लंबी रचनाओं को बड़ी तन्मयता के साथ झेला है और मैंने अनजाने में ही सही इसकी भावनाओं के साथ खेला है। अपने विचार पर मैं मन ही मन शर्माया और फिर उस गधे से उसकी पूरी रचना सुनकर आया। उसकी हर ढेंचू में अपने वाह वाह का सुर मिलाया। गधे की पूरी रचना सुनकर आया, उसकी हर ढेंचू में अपनी वाह वाह का सुर मिलाया और मिले सुर मेरा तुम्हारा का अर्थ पहली बार समझ में आया। मिले सुर मेरा तुम्हारा का अर्थ पहली बार समझ में आया। अब हमारा यह रोज का क्रम हो गया है और कविता के मामले में वह गधा ही मेरा सच्चा दोस्त और हमदम हो गया है। जब वह कविता सुनाता है तो मैं सिर हिलाता हूँ, जब मैं कविता सुनाता हूँ तो वो सिर हिलाता है। और ये सच है कि दोनों में से कोई किसी की भाषा को नहीं समझ पाता, कि दोनों में से कोई किसी की भाषा को नहीं समझ पाता है। लेकिन यह भी तो एक सच है कि कविता एक पीड़ा है और पीड़ा का भाषा से क्या नाता है। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। ये भी तो एक सच है कि कविता एक पीड़ा है और पीड़ा का भाषा से क्या नाता है। अगर कहीं ऐसा होता, पीड़ा का भाषा से नाता, अगर कहीं ऐसा होता तो क्या सीता के विरह में व्याकुल राम खग मृग मधुकर सेनी के सामने अपना रोना रोता? ये कवि की व्याकुलता है, वो राम की व्याकुलता थी। अगर कहीं ऐसा होता तो क्या सीता के विरह में व्याकुल राम खग मृग मधुकर सेनी के सामने अपना रोना रोता? मुझे विश्वास है कि हमारी ये दोस्ती चलती रही, अंदर जी हमारी अगर ये दोस्ती चलती रही तो वह दिन भी आएगा जब हम में से प्रत्येक एक दूसरे की भाषा को पूरी तरह समझ जाएगा।